जाट आरक्षण आंदोलन, जिन्हें जाट दंगों के रूप में जाना जाता है, जाट दंगों का जिक्र इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि अब तक जो इमेज सामने आई, उस आंदोलन का सच सामने आया, जो सच हमें दिखाया गया वो जाट आरक्षण के दंगों के रूप में ही दिखाया गया है। अब एक दूसरा पहलू एक युवा लेकर के आए हैं, कुलदीप रूहिल, एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से। हरियाणा में जहां तक मेरी अपनी जानकारी है पहला प्रयास ये है, और एक अलग नज़रिया उस समय के जो विक्टिम्स हैं, उस समय जो उस आंदोलन में जिन लोगों की जान गई, उनके परिवार के लोग हैं, एक्सपर्ट हैं और इस विषय के जानकार जो लोग हैं, उनसे बातचीत करके संकलित करके 4 साल की मेहनत में इस पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री को उन्होंने उतारा है। नाम रखा गया है चीरहरण। चीरहरण ये समाज का था, चीरहरण ये सामाजिक भाईचारे का था या फिर किसी और चीज़ का रहा है, वो जानने की कोशिश करेंगे कुलदीप जी से। कुलदीप जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई। मैं फिर पुनः कहूँगा कि इसके लिए मैं आपको शुक्रिया नहीं कहूँगा, बल्कि मैं बधाई दूंगा कि आप ये तमाम चीज़ों को एक अलग नज़रिया जो समाज में था, जहर फैल रहा था, सामने लेकर के आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कुलदीप रूहिल है, जैसा सर ने बताया। और ये जो दूसरा पहलू आपने बात की और जो दंगों की बात की, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जाने कि दंगे क्या होते हैं और दूसरा पहलू क्या होता है। जाट आंदोलन के बारे में हम सबको उतना ही पता है कि 2016 में आरक्षण के दंगे भड़के, पर ये बहुत कम लोगों को पता है कि वो 2006 से मांग कर रहे हैं और 1993 से मांग कर रहे हैं और पिछले 25 साल से ये सब चल रहा है। जब दंगे भड़के, तो जैसे आप बॉम्बे में था उस वक्त में, और मुझे पता लगा कि दंगे भड़कने की जो है पूरी खबर चारों तरफ आ गई है। मुरथल रेप केस की बात चल रही है, लोगों की प्रॉपर्टी जला दी गई है, 31 बच्चों की जान चली गई है। इट वाज सो डिस्टर्बिंग। होता है ना कि आपके परिवार में कुछ किसी को हो जाए या आपके घर में किसी को कुछ हो जाए, तो आपको लगता है कि ये क्यों हुआ, कैसे, क्यों हुआ। अगर आपको रीज़न नहीं पता तो आप ढूंढना चाहते हो। उस वक्त लगा कि सच्ची में क्या हरियाणवी समाज इतना पीछे चला गया है। तो वो जानने की कोशिश थी। जब यहाँ पहुँचा तो पता लगा जो पहलू मुझे दिखाया गया है उसका एक और पहलू है। और जब मुझे उस पहलू के बारे में पता चला तो मुझे लगा कि ये पहलू मैं कैसे और लोगों को बताऊँ या उन तक पहुँचाऊँ कि इसके अलावा भी एक दूसरी कहानी है उस सच्चाई की जो कोई नहीं जानता। तो उस वक्त सोचा कि एक ही तरीका है, एज अ फिल्म मेकर आप फिल्म बना सकते हो, डॉक्यूमेंट्री बना सकते हो। इस फिल्म के लिए मुझे लगा डॉक्यूमेंट्री इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसलिए मैंने चीरहरण बनाई। जैसा कि आपने अभी अभी बोला कि चीरहरण बेसिकली नाम पे आ रहा था कि हाँ, चीरहरण नाम जो आपने रखा इसका, उसके पीछे की कहानी, उसके पीछे की कहानी वही जो आपने एक्चुअली अभी पहले बोली कि चीरहरण समाज का, चीरहरण अपना, चीरहरण अपने लोगों का। जैसे महाभारत में हुआ था, द्रौपदी का चीरहरण करने वाले कोई बाहर के लोग नहीं थे, वो कौरव, उसके भाई के चाचा के लड़के, ताऊ के लड़के, वही सब थे। यहाँ भी मुझे लगा हरियाणा को जलाने वाले कोई बाहर से नहीं आए थे, तो यहीं के, उनकी अलग मंशा थी, वो अलग अलग ग्रुपों से थे, जो भी थे। एक तरह से हमारी सोसाइटी का चीरहरण कर दिया, हमें बांट दिया, और हरियाणा की जो पूरी की पूरी इमेज थी वर्ल्ड ओवर, वो एक तरह से ख़राब की। इसीलिए मुझे लगा ये चीरहरण ही परफेक्ट जाता है इसके साथ। 4 साल का समय क्यों लगा? क्योंकि 16 के दंगों की बात हो रही है, 16 के आरक्षण की बात हो रही है, और 2020 भी नहीं 21 में आकर के ये फिल्म अभी सामने आई है। 4 से ज़्यादा साल का जो वक्त इसमें लगा। जी, पहले तो डॉक्यूमेंट्री बनाओ तो आप बहुत रिसर्च वर्क लगता है, तो 45 दिन तो ऑन फील्ड लग गए, फिर शूटिंग में 37 से 40 दिन लग गए, फिर उसको एडिट करने में ऑलमोस्ट 14 से 18 महीने लग गए। इन टोटल बनाने में ही करीब 2 साल निकल गए। जब बन के तैयार हुई तो सेंसर के पास गए, सेंसर ने सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया, हमें बोला कि NOC लेके आओ हरियाणा गवर्नमेंट से। तब उस वक्त मुझे इस लॉ की जानकारी नहीं थी, तो मैं जब आ भी गया मांगने, तो यहाँ के गवर्नमेंट ने बताया कि भाई हमारा तो देना बनता नहीं आपको NOC। तो कोर्ट में केस गया, तो कोर्ट में पता लगा कि वो तो NOC मुझसे मांग ही नहीं सकते, वो गलत था उनका। और फिर कोर्ट ने हमारे फेवर में 2 साल की लड़ाई के बाद, क्योंकि आपको पता है मुंबई हाई कोर्ट या बड़े हाई कोर्ट में जाओ तो केस की तारीख तो ऐसे मिलती है आपको जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। बहुत स्ट्रगल के बावजूद 2 साल के बाद हमें फाइनली कोर्ट ने हमारे फेवर में फ़ैसला दिया। उसका बहुत बड़ा धन्यवाद मैं अपने एडवोकेट को करना चाहूँगा, ज्योति जी जो हैं और दीपक, ये दोनों एडवोकेट्स थे, इन्होंने बहुत भयंकर अच्छे से लड़ाई। तो इसलिए मुझे 4 साल इस फिल्म को निकालने में लग गए, नहीं तो ये आज की होती 2018 में। कुलदीप जी, फिल्मों की बात आती है, डॉक्यूमेंट्री की बात जब आती है तो बजट का ज़रूर जिक्र होता है। तो आपने बताया 4 साल इसमें लग गए, कानूनी लड़ाई में भी और उसको बनाने में भी। कितना खर्च इस पे पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री पे आपका आया? ये बजट की बात ना हर आदमी यहाँ पूछता है, पता है, बॉम्बे में ऐसे लोग पूछते नहीं है। सो इट्स वेरी लाइक, हरियाणा में ट्रेंड है बिल्कुल। तो देखिए, बजट उस वक्त
जब हमने फिल्म स्टार्ट की तो मुझे लगा था मैं 50-55 में बना दूंगा, पर वो फिल्म जब शूट करने गए, रिसर्च किए तो बढ़ता गया। 98 लाख उस टाइम पे खर्च हुए थे, जो मेरे पास है, लेकिन मुझे पता है टोटल सब मिला के 1 करोड़ 7 लाख के आसपास हुआ है टोटल। तो 98 लाख प्लस अभी रिलीज़ का कुछ 60-65 के आसपास है, तो 170 के आसपास टोटल खर्च हुआ है इस फिल्म के ऊपर। तो इससे पहले हरियाणा में आपने इसको जारी किया, इंडिया में किया, तो मेरे सुनने में ये आया था कि बाहर के देशों में शायद आपने इसका स्क्रीनिंग कर दिया था। जी। तो जब यहाँ पे सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट नहीं दिया, तब तक हमें बाहर से कॉल आए थे। हमारी किसी से बात थी, कुलदीप अहलावत करके अपने एक हरियाणा से ही हैं, हरियाणा यूके में फैमिली है उनकी पूरी हरियाणा इन यूके करके, उन लोगों ने इसको इनवाइट किया। ऑल्दो उस वक्त उन्होंने भी कहा कि हमें बड़ा लग रहा था कि पता नहीं किस तरह की फिल्म होगी, पॉलिटिकल तो नहीं होगी, पर जब वहाँ स्क्रीनिंग हुई और जब उन्होंने फिल्म देखी तो वो इतना कमाल का रिएक्शन था, उन्होंने वर्ल्ड ओवर लोगों को फ़ोन करना शुरू कर दिया। इस तरह से न्यू जर्सी में हुई, फिर यूएस में तो पूरा हुई। वहाँ विवेक मलिक करके एक मेरे बहुत अभिन्न मित्र हैं, उन्होंने लोगों से बात की, वो शुरू से जुड़े भी रहे हैं। विवेक और विशाल मलिक दोनों भाई हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग भी इस फिल्म में। वो जो उधार लिए थे ना पैसे, सबसे ज़्यादा उन्होंने ही दिए हुए हैं और डोनेट भी किया है। सो ऐसे दोस्त मिलते हैं तो आपके लिए ऐसी चीज़ें करना आसान हो जाता है। तो फिर वहाँ से जो स्टार्ट हुआ ना, न्यू जर्सी गए तो वाशिंगटन डीसी का स्क्रीन आ गया, वहाँ गए तो टोरंटो का स्क्रीनिंग आ गया, वहाँ गए तो सेंट लुइस, फिर डैलस, फिर सैन डिएगो, सैन फ्रांसिस्को, एलए, फ्रेजनो, न्यूयॉर्क, ये सब ख़त्म किया तो ऑस्ट्रेलिया से आ गया, फिर पर्थ, एडलेड, सिडनी, मेलबर्न, यहाँ स्क्रीनिंग्स हुए और सबका रिस्पॉन्स हाउसफुल स्क्रीनिंग्स। सिडनी में तो 2 बार स्क्रीनिंग करनी पड़ी, मैं एक ही साथ, इतनी ऑडियंस आ गई थी। तो मतलब ऑलमोस्ट 500 या 600 लोग आ गए, विच इज़ ह्यूज इन सिडनी। तो बहुत कमाल रिएक्शन था और जब यहाँ वापस आए और हम केस जीत के, तो मुझे लगा कि अब ये टाइम आ गया है कि इसको सिनेमा में लेके जाया जाए। सर, स्क्रीन के अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल रहेगी क्या? इस तरीके की कोई योजना है? जी, योजना बिल्कुल है, बट इन चीज़ों में आपको बताइए बहुत वक्त लगता है फिर से, क्योंकि कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वर्ल्ड ओवर इसकी ऑडियंस मिले। फिर उनकी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो पैनोरमा स्टूडियो जिन्होंने रिलीज़ किया है, दे आर इन टॉक्स विद दिस पीपल। अभी क्योंकि सिनेमा में लगी है तो अगले 4-5 हफ्ते तो नहीं, मतलब 8 वीक का एक लॉकिंग पीरियड होता है उसमें कुछ, तो अभी नहीं दिखा सकते, बट हाँ वो बात कर रहे हैं और जैसी आएगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी, फिर और ज़्यादा ऑडियंस हो जाएगी। रोहित साहब, इसकी जब रिसर्च आपने की, इसको बनाया, जो आपका सारे का सारा समय था, कुछ ऐसी चीज़ें आपको तकलीफ इसमें आई हो, कुछ इस तरीके की मुश्किलें आई हों, या आपको ऐसे पल जिनको आप शेयर करना चाहें? देखिए, बहुत कमाल की मोमेंट्स भी रही और बहुत दुखदाई भी रही। कमाल की ये रही कि बहुत से करीब 17-18 ऐसे लोग थे, जब उनको पता लगा कि मैं बना रहा हूँ, उन्होंने सहयोग किया, मॉनेटरीली भी और आके साथ में भी खड़ा किए। बहुत सी संस्थाएं थी जिन्होंने आके सहयोग किया, तो वो बड़ा अच्छा था कि अच्छा मैं कदम उठा रहा हूँ और लोग उसको चाहते हैं ना। उसके अलावा लोग शक बहुत करते थे उस वक्त कि क्यों बना रहा है, पता नहीं क्या बनाएगा और किसने भेजा है इसको। सीआईडी वालों ने तो नहीं भेज दिया, क्राइम ब्रांच वालों ने तो नहीं भेज दिया, गवर्नमेंट ने तो बात नहीं करते थे। एक गांव में था जहां हम इंटरव्यू ले रहे थे, तो वहाँ कुछ युवाओं में खुशबू शुरू हुई कि एक गवर्नमेंट का आदमी है और उन्होंने प्लान किया कि पत्थर वत्थर मारते हैं इसको। फिर मैंने उनसे बैठ के बात की और टीम सारी बाहर से आई हुई थी। मेरे अलावा हरियाणा से कोई नहीं था उस टीम में, कोई गोवा से थे, कोई थाईलैंड से था, कोई मुंबई से, एक साउथ से। मुझे लगा अगर मेरी टीम पे भी हमला हुआ तो फिर तो ये पुख्ता हो जाएगा कि हाँ ये तो बहुत ही वाहियात कल्चर के लोग हैं। तो उन 7-8 लड़कों से बैठ के मैंने बात की कि भाई मैं किसी से नहीं हूँ, मैं अपने आप बनाया हुआ हूँ और हरियाणा से ही हूँ, प्लीज़ आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट डू दीज थिंग्स। तो इस तरह की कमाल के मोमेंट्स भी हुए कि जब लोग बिना बताए ही, बिना हमारे मतलब जाने ही हमें कहीं ले गए और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी कि ये आदमी था वहाँ पे। तो ऐसे हैं कई लोग जिनको हम जानते ही नहीं थे, मेरी रिसर्च के बावजूद नहीं मिले थे वो लोग। और ऐसे भी मोमेंट्स भी आए जब मेरी पूरी टीम रोने लग गई। वो जब हम जिनके घर पे डेथ हो रखी थी, जो शहीद हुए हैं बच्चे, उनके घरों पे गए तो 7-8 के बाद तो वो ऑलरेडी ड्रेन आउट हो गए थे हम सभी, क्योंकि वो इतने रोते थे कि हम शूट भी नहीं कर पाते थे, हम बंद कर देते थे। 11 के बाद उन्होंने कहा कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, और 17 के बाद वो बोले कि हम नहीं कर सकते, वी विल नॉट बी एबल टू गो टू दीज पीपल एंड मीट। तो बहुत इमोशनली ड्रेनिंग था इन लोगों से बात करना। जिस तरीके से मैं आपका ये डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो बहुत सारे लोगों की आंखें नम मैंने देखी जब उन तमाम लोगों के पार्ट आते हैं। कोई अपने बेटे के लिए बता रहा है, तो कोई अपने पति के लिए। आपने जैसा बताया कि वो तो बहुत ज़्यादा दूसरा मंजर रहा होगा कि उनको सामने जा करके उन तमाम चीज़ों पर लाना। क्या फिर 31 के 31 लोगों को आप विजिट नहीं कर पाए? नहीं कर पाया, मेरे को बहुत दुख है इस बात का। मैं उन 31 के लिए स्क्रीनिंग भी करना चाहता हूँ, पर मेरे में इतना मादा नहीं है, मैं डरा हुआ हूँ।
मेरा मन है उनको साथ में बैठ के दिखाऊं, फिर मुझे लगता है मैं कैसे दिखाऊंगा उनको, तो मैं नहीं कर पाया। और ये मेरे को बहुत दुख है कि मैं सबसे नहीं मिला। सरकार ने इस पे जानबूझ के कोई अनुमति नहीं दी, या फिर जैसा आपने बताया कि मुझे जानकारी नहीं थी कि इस तरीके का कोई लॉ ही नहीं होता, इस वजह से ये मामला रुका? नहीं, मैं बेकार में उनको ब्लेम नहीं करना चाहूँगा। उन्होंने मुझे कोई धमकाने या डराने की कोशिश भी नहीं की। मुझे जब शूटिंग करनी थी तो मैंने परमिशन मांगी थी, मुझे परमिशन भी मिली थी। मैंने फ़िल्म बनाने के बाद उनको दिखाई भी कि देखिए, इससे पहले कोई दूसरे लोग देख के आपके कान भरें या कुछ बोलें, गवर्नमेंट को देखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को मैंने दिखाई थी, उनकी पूरी टीम को दिखाई थी। हाँ ठीक है, उनकी जो भी रिएक्शन है, मुख्यमंत्री जी का रिएक्शन बड़ा नम था, वो ही वॉज डिस्टर्ब एज वी ऑल गेट डिस्टर्ब बाई वॉचिंग दिस फिल्म। तो मुझे नहीं रोकने की कोशिश की, अभी तक तो नहीं। हाँ, कुछ लोगों ने आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश की डिफरेंट तरीके से। मैं ये भी नहीं जानता कि वो गवर्नमेंट से हैं कि नहीं, तो मैं कैसे ब्लेम कर दूँ उनको। एक बीच में मैं देख रहा था हरियाणा के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका शायद आप लोगों ने वर्जन इसमें लिया था और बाद में दिखाया गया कि उन्होंने अपनी परमिशन थी दिखाने की, वापस ले ली। ऐसा क्यों हुआ? जी, तो उनके आई थिंक उनके साथ भी जब हम गए थे तो पहले तो उनको भी ये था ये है कौन बंदा, क्योंकि उनके केसेस काफ़ी चल रहे थे उन दिनों ईडी के और ये सब, एंड देयर वर लॉट ऑफ पीपल कमिंग टू हिज हाउस एंड कमिंग बैक। तो एक तो पहले 3 बार तो उनसे मिलना ही बड़ा तकलीफ हुआ। फाइनली हम जब अपनी पूरी टीम लेके दिल्ली में उनके निवास पे गए तो भी उनके जो सलाहकार थे वो भी थोड़े डरे हुए थे। फिर इंटरव्यू जब बढ़ता गया तो वो थोड़े अनकम्फर्टेबल हो गए। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरा इंटरव्यू मत दिखाना। मैंने पूछा भी, पर उन्होंने मना कर दिया। तो एज ए डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर मेरा अधिकार नहीं है कि कोई मना कर दे उसके बाद मैं उनका इंटरव्यू दिखाऊं, ये ठीक नहीं लगता। तो इसलिए मैंने उनका नहीं दिखाया। ये जो प्रयास आपका वो ऑलमोस्ट सफल रहा है, हालांकि हरियाणा के लोगों का रिएक्शन अभी आना है, किस तरीके से इनकी भीड़ यहाँ जुट आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। बस एक तकलीफ हो रही है कि ना लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि फ़िल्म रिलीज़ हो रखी है। जहाँ पता लगता है वहाँ बढ़ जाता है। जैसे हिसार में आपकी सबसे अच्छी कलेक्शन है, बाकी जगह पे जैसे अब भिवानी में आज गए थे, वहाँ 300 लगे हुए थे, किसी को मालूम ही नहीं था। वो हमारा पूरा आजकल जो प्रमोशन होता है फिल्मों का वो 90% डिजिटल है, क्योंकि आजकल वो पोस्टर वोस्टर सब बंद हो गए हैं। दूसरा अभी सिनेमा हॉल नए खुले थे, यहाँ पे वो नेट बंद हो गया 7 दिन। जिस दिन मेरी फिल्म रिलीज़ हुई है उससे कल खुला है नेट, तो उसकी वजह से बड़ा तकलीफ़ हुई। पर जितने लोग देख के आ रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि हाउ लक्की आई फील। लोगों ने फिल्म देख के दिल्ली में अपनी खुद की स्क्रीनिंग रखी है। फेसबुक पे लिखा है कि भाई मैं ये देख के आया हूँ, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, किसी को भी देखनी है मैं फ्री में दिखाऊंगा। मतलब कौन करता है ऐसा? सो मैं आई विल से आई एम रियली लक्की दैट पीपल आर डूइंग दैट फॉर मी। आई एम रियली थैंकफुल टू देम। आज हरियाणा में फार्मर प्रोटेस्ट, हरियाणा ही नहीं बल्कि देश भर में बड़ा मुद्दा है, इंटरनेशनली बन गया है। पिछले 2 से 3 दिन में एक बहुत लंबी मूवमेंट है किसानों की। एक बड़ी सदियां बीत जाती हैं इस तरीके से जनसैलाब को मरने में। जिस तरीके से दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे हैं, जगह जगह पर धरने और प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या इसको भी संकलित करने का कोई प्रयास आप करेंगे, कुछ इस तरीके का आइडिया? क्योंकि बहुत बड़ा मूवमेंट है। जी, बहुत मुश्किल है अगेन, बिकॉज इन दिस डॉक्यूमेंट्री मेरी जेब से बहुत ज़्यादा पैसे गए। मैं बताना नहीं चाहता हूँ, फिर से पैसे की बात मुझे बहुत पसंद नहीं है एज ए कलाकार, पर मेरे को इतने पैसे उधार उठाने पड़े, उसको चुकाने में बहुत टाइम लगा। अभी रिलीज़ में फिर से मैंने पैसे उधार उठाए हैं, फिर से मैं रिलीज़ के बाद उसको चुकाने में लगूंगा। लकीली भगवान की वजह से कमर्शियल काम अच्छा चल रहा है तो मैं चुका पाया, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। और इस तरह के मोमेंट्स को कवर करने में ये तो मैं उस वक्त 2016 में और 2020 में अब बहुत चीज़ें बढ़ गई हैं। अगर मैं आज बनाने जाऊं तो उसको बनाने में ही फिर से 5-7 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इतना डिटेल सब चीज़ें रिसर्च करना, इट्स अ ह्यूज वर्क एंड इट्स नॉट, ये करना असंभव है बिना किसी प्रोड्यूसर के और सब। तो अगर आप मुझसे पूछे क्या मैं करना चाहूँगा, क्यों नहीं करना चाहूँगा। ये ऐसे मुद्दे हैं जो समाज के और सरकार दोनों के सामने आने चाहिए। इसलिए मैंने एक फिल्म बना के गवर्नमेंट को दिखाई दी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि जो ये किसान बैठे हुए हैं इनका हमें साथ देना कि चाहिए कि नहीं चाहिए, वो डबल थॉट की बात ही नहीं है। इनका साथ हमें देना चाहिए। दे नीड आवर सपोर्ट। मैं ट्रैवल करते हुए देख रहा हूँ वो कैसे टेंट लगा के बैठे हैं, और कितने दुख की बात है कि एक आदमी घर छोड़ के अपने अधिकारों के लिए रोड पर बैठा हुआ है। ये बहुत ऐतिहासिक दिन भी है हमारे देश के लिए, दुखदाई भी है। ऐतिहासिक इसलिए है कि लोग याद रखेंगे कि लोग अपने अधिकारियों के लिए 2 महीने तक वहाँ बैठे रहे थे। एक टाइम पे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, वो आज तक चर्चा होता है। ये किसान आंदोलन उसी आंदोलन में से है। आई विश कि मैं इसका पार्ट बन पाऊँ किसी तरीके से। मेरी अपनी प्रॉब्लम्स हैं और मेरे को अब इसकी बहुत डीप नॉलेज नहीं है, पर सतही तौर पे और कॉमन सेंस इतना आपको समझ में आता है, उससे साफ दिखता है कि किसान गलत नहीं है। एंड आई थिंक द गवर्नमेंट शुड लिसन टू देम। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन अ टॉक।
आप अपने लोगों को ऐसे एलिनेट नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। सो आई जस्ट से कि आई विश मैं कर पाऊँ। आपकी इंडस्ट्री किसानों के विरोध में है अधिकतर, किस तरीके से देखते हैं? उनको किसान और किसानी का पता नहीं है या फिर सियासत कहीं ना कहीं आपको लगता है वो हावी है? जी देखिए, उनके बारे में टिप्पणी करना ना मेरे लिए बहुत आसान है, पर मैं हमेशा सोचता हूँ कि टिप्पणी आप तभी करो जब आपको पूरी नॉलेज हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही आती है। अब ये लोग क्यों ऐसा लिख रहे हैं इनके बारे में, उनके पीछे उनके क्या मुद्दा है या उनका क्या इमोशन है, मैं नहीं जानता। जैसे वो नहीं जानते मुझे कि मैं क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे पूछोगे मैं कहूँगा हाँ भाई सपोर्ट करना चाहिए। अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है तो वो उनकी समझ भाई अपनी जगह है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री के बहुत से लोग सामने आके खड़े हो रहे हैं और कह रहे हैं इनको सपोर्ट करना चाहिए। इनको छोड़िए, वर्ल्ड लेवल पे लोग अब आके बोल रहे हैं कि इनको सपोर्ट करना चाहिए। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि किसान आंदोलन को इतना लाइटली ना लें और इस तरह की स्टेटमेंट ना पास करें अनटिल अनलेस पूरी नॉलेज हो आपको। इन सब से मैं आग्रह करूंगा, एक बार आके ना एक रात इनके साथ बिताएं और जानें कि ये लोग कौन हैं। ये पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, ये आम आदमी हैं। जी, हालांकि मैं चीर हरण पे ही बात करना चाह रहा था, लेकिन एक आपका बड़ा वेंचर रहा आश्रम जो आया, मैं ही नहीं पूरी दुनिया जानना चाहती है कि आश्रम क्यों बनी और उसका तीसरा पार्ट कब लेकर के आना है? देखिए, आश्रम जी बनी MX प्लेयर जो है उनका ही आइडिया था, तो मेरा आइडिया नहीं था ये। फिर हबीब फैज़ल एक काफ़ी बड़े डायरेक्टर है नामचीन, उन्होंने इसकी कहानी लिखी। जब वहाँ कहानी पे बातचीत चल रही थी तो MX को पता लगा मेरे बारे में, उन्होंने मेरे काम के बारे में जाना और उन्होंने पूछा क्या मैं इसका स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखूंगा। मैंने कहानी पढ़ी और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, तो कहानी पे मैंने हबीब जी के साथ करीब 2 महीने काम और किया। फिर स्क्रीन प्ले लिखा, डायलॉग लिखा, सब हुआ। इसको लिखने में मुझे 11 महीने लग गए। मैं अकेला लगा रहा, एक झोपड़ी में लेके कहीं एक आश्रम जैसी जगह है पराशर, वहाँ में जाके लिखता था। और MX प्लेयर की जो टीम है वो भी बहुत अच्छी थी। गौतम तलवार जो हेड हैं और तेजपाल जो हैं, ये दोनों टीम थे क्रिएटिव पार्ट, वहाँ पे उन्होंने बहुत सहयोग किया। फिर फाइनली प्रकाश झा जी आ गए ऑन बोर्ड, फिर उन्होंने अपने तरीके से इसको एक अलग लेवल पे ले जाके रख दिया सीरीज़ को। बॉबी ने बहुत अच्छा काम किया, सब एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया एंड ऑडियंस का इतना प्यार मिल रहा है दैट आई रियली फील लक्की कि मैंने वो लिखी और इतना प्यार मिल रहा है, इतने मेम बन रहे हैं, लोग मिलते हैं बोलते हैं जप नाम। सो आई विल जस्ट से आई एम लक्की दैट MX चोज मी एंड इट केम आउट वेरी वेल। तीसरा पार्ट कब सर? आई थिंक दिस सेकंड सीज़न बोल रहे हैं, उसका पहले का चैप्टर 2 थे, सेकंड सीज़न शायद दिसंबर में आ रहा है जहाँ तक मुझे खबर। तो ये जो नाम था वो आपका ही अपना सोचा हुआ था कि MX प्लेयर का ही अपना नाम था? ये जी MX का और प्रकाश जी का था। आश्रम उन लोगों ने मिलकर सोचा था, मैंने कुछ और नाम सोचा था। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमें समय देने के लिए। तो ये कुलदीप रूहिल हैं जिन्होंने चीर हरण बनाई है, एक समाज को बीच से चीरने वाला एक ऐसा काम जिसको एक्सपोज करना शायद ज़रूरी था। बहुत बड़ा प्रयास है, 4 से 5 साल की मेहनत है, करोड़ों रुपए लगा करके लोगों को आईना दिखाने की कोशिश है कि जिनको दंगे आज तक बोला जा रहा था वो दंगे नहीं थे, बल्कि किसी एक वर्ग के हकों की लड़ाई थी। अपने सहयोगी किस्मत राणा के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, हिसार।